इश्कबार सेशन 2 चैप्टर 226। सभी लोगों ने नोटिस किया नताशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसका चेहरा फ्रेश लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह एक नई नताशा है। तभी नताशा सबके सामने आकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठ गई। सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए नताशा को गुड मॉर्निंग का जवाब दिया, लेकिन सबकी नज़र नताशा के चेहरे पर थी क्योंकि सबको पता था कि रात को नताशा एक बार फिर अपना वायलिन म्यूजिक प्ले कर रही थी, वह भी दर्द भरे सॉन्ग के साथ। और सबको पता था कि ऐसा नताशा तब करती थी जब वह हट हो, लेकिन इस वक्त तो नताशा काफी नॉर्मल लग रही थी। फिलहाल के लिए सवाल तो सबके दिल में थे, पर किसी ने भी इस सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं की। आशी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर उसकी प्लेट सर्व करने लगी। तभी नताशा ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो आशी, मैं खुद ले लूंगी, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। ये सुनकर आशी धीरे से मुस्कुराते हुए उसके आगे जूस का ग्लास रखकर अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन उसकी नज़र अभी भी नताशा के फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस करने में लगा हुआ था। तभी क्रिश की कोल्ड वॉइस आशी के कानों में गई, अपनी प्लेट पर ध्यान दो फायरफ्लाई, नताशा के चेहरे पर खाना नहीं लगा हुआ। और क्रिश की बात सुनकर आशी जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपनी नज़र नीचे करके अपनी प्लेट पर कंसंट्रेट करने लगी। तभी क्रिश एक बार फिर ब्रेकफास्ट बाउल में से थोड़ा चीज, पनीर और फ्रूट निकालकर आशी की प्लेट में रख देता है, जो देखकर आशी की आंखें बड़ी हो गई। आशी क्रिश को रोकने की कोशिश करते हुए जैसे ही अपना मुंह खोलती है, तभी क्रिश अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन बरकरार रखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, I told you last night Firefly, you need energy and stamina। तुम बहुत जल्दी थक जाती हो, इसीलिए तुम्हें अपना खाना खाने पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि किसी के फेशियल एक्सप्रेशन पर। और क्रिश की बात सुनकर आशी की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। उसका चेहरा पके लाल टमाटर की तरह हो गया था। उसने अपनी नज़र घुमाकर आसपास देखा तो सभी लोग हैरानी से क्रिश और आशी को देखने लगे थे, और सबके चेहरे के रिएक्शन देखकर आशी को साफ समझ में आ रहा था कि वह लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अब सभी मुंह दबाकर हंस रहे थे, जो देखकर आशी को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लिया और मन ही मन वह अपने बेशर्म पति को गालियां दे रही थी। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी यहाँ धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। क्रिश हमेशा ही उसे किसी न किसी नए तरीके से सबके सामने शर्मसार कर ही देता था। अब आशी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना चेहरा उठाकर सामने देख सके, और घर के बाकी लोग अपना मुंह दबा दबा कर हंस रहे थे। लेकिन अभी अचानक ही क्रिश की कोल्ड आवाज एक बार फिर उन लोगों के कानों में गई, जिसे सुनकर अब सबका ध्यान क्रिश की तरफ गया। आई हैव समथिंग टू टेल यू गाइज। जैसा कि आप सबको पता है, अथर्व अपने मॉम डैड मिस्टर और मैसेज सिंघानिया को समर और नताशा की शादी का इनविटेशन देने गया है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि वह लोग समर और नताशा की शादी के लिए मान गए हैं। इनफैक्ट वह लोग आज शाम के ही प्लेन से कैलिफोर्निया के लिए निकल रहे हैं और कल सुबह तक आ भी जाएंगे। और अब कल से शादी के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी रह जाएंगे। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि समर और नताशा की सगाई कल शाम को ही होगी, लेकिन उससे पहले समर और नताशा को कोर्ट जाकर अपने आईडी और सिग्नेचर सबमिट करने होंगे, ताकि उनकी रजिस्टर्ड मैरिज के डॉक्यूमेंट रेडी हो सके। सो समर और नताशा, तुम लोग आज ही राका के साथ मैरिज ऑफिस पहुंच जाओ। राका वहां सब हैंडल कर लेगा, तुम लोगों को बस रजिस्ट्रेशन के लिए सिग्नेचर करने हैं। और क्रिश की बात सुनकर घर के सभी लोग काफी हैरान थे। नताशा और समर अपनी आंखें फाड़े क्रिश की तरफ देख रहे थे। नताशा की आंखों में एक बार फिर दर्द उतर आया था। ना जाने क्यों उसका दिल इस चीज के लिए राजी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक ठंडी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी आशी थोड़ा परेशान होते हुए क्रिश से बोली, साइको, लेकिन ये सब इतना जल्दी? मेरा मतलब हम लोगों ने अभी शादी के लिए तैयारी भी नहीं की और तुम कल ही सगाई की बात कर रहे हो। हम लोगों की शादी तो काफी सिंपल तरीके से हुई थी, हमने शादी एंजॉय भी नहीं की, लेकिन कम से कम ये घर की पहली शादी है, इसे तो हम धूमधाम से मना सकते हैं ना। कहते हुए आशी के चेहरे पर मायूसी थी। और तभी एना क्रिश को समझाते हुए बोली, क्रिश एक बार और सोच लो बेटा, रॉकी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे इस फैसले के कारण तुम दोनों के बीच जो दरार है वह और गहरी हो। रॉकी वॉन्ट्स टू गेट नताशा। क्या तुम लोग सचमुच आपस में बात करके सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते? नताशा एक बार और सोच लो बेटा, मैं जानती हूँ रॉकी से कुछ गलतियाँ हुई है, लेकिन कोई भी गलती इतनी बड़ी
नहीं होती जिस दो लोग मिलकर आपस में उलझा ना सके। हम जानते हैं तुम उसे प्यार करती हो और अब वह भी तो तुम्हारी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है ना। प्लीज उसे एक चांस तो दो, अपने आप को, अपनी फीलिंग को समझने का एक मौका दो। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वह मेरा बेटा है, बल्कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों की खुशी एक साथ है। तुम समर के साथ मिलकर जो फैसला ले रही हो, यह फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए है। गुस्से में आकर प्लीज कोई गलत कदम मत उठाओ जिसके लिए तुम्हें एक बार फिर जिंदगी भर पछताना पड़े। कहते हुए एना की आंखों में मायूसी थी, एक रिक्वेस्ट थी, और उसकी बातों को सुनकर नताशा की आंखों में भी हल्की नमी आने लगी थी। वह चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठी थी और प्लेट में अपनी चम्मच चला रही थी। और तभी एना की बातों को सुनकर क्रिश अपनी कोल्ड नजरों से एना की तरफ देखते हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोला, आप किसी फैसले की बात कर रही है मॉम? नताशा अपना फैसला ले चुकी है और वह कोई बच्ची नहीं है। वह अपना सही और गलत खुद समझ सकती है। रॉकी क्या चाहता है और क्या नहीं ये बात मैटर नहीं करती, क्योंकि पहले वही चाहता था कि यह शादी टूट जाए। उसकी चाहते तो बार बार बदलती जा रही है, लेकिन उसकी चाहतों के लिए हम किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। आपका बेटा सिर्फ अपनी जीत के लिए नताशा को हासिल करना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच नताशा का क्या? वह एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है जो उसे प्यार करे, उसे समझे। कल को आपके बेटे की चाहत एक बार फिर बदल जाए और वह इस शादी को एक बार फिर अपनी गलती कहकर इससे पल्ला झाड़ने के लिए आ जाए तो नताशा की लाइफ का क्या होगा? नताशा किसी की जिद पूरी करने का जरिया नहीं है, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी है। इसीलिए नताशा की लाइफ का फैसला हो चुका है। अब उसके लिए वही होगा जिसमें उसकी भलाई है, चाहे कोई कुछ भी कर ले या कुछ भी चाहे। आई डोंट केयर, अब यह फैसला नहीं बदल सकता। नताशा, क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई प्रॉब्लम है? अगर हाँ तो टेल मी। कहते हुए क्रिश की नज़र नताशा पर थी। उसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और नताशा जो कि इस वक्त अपना सर नीचे करके बैठी थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ना जाने क्यों उसे अपने अंदर कुछ बेचैनी हो रही थी। उसके कानों में रॉकी की कही हुई बातें गूंज रही थी कि नताशा सिर्फ उसकी है और वह नताशा पर गिव अप नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े और किसी से भी टकराना पड़े। और अगर नताशा खुद उससे दूर जाने की कोशिश करेगी तो यह चीज नताशा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इन बातों को याद करते हुए नताशा घबरा रही थी। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। चम्मच पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी, लेकिन वह चम्मच जो कि इस वक्त प्लेट में थी, नताशा का हाथ कांपने के कारण प्लेट पर आवाज हो रही थी। और नताशा की इस हालत को देखते हुए आशी जो कि इस वक्त उसकी बगल में बैठी थी, उसने धीरे से नताशा के कंधे पर हाथ रखा। नताशा ने अपनी तिरछी नजर घुमाकर आशी की तरफ देखा तो आशी अपनी पलकें झुपकाते हुए उसे हिम्मत दे रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर नताशा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मुझे आपके फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका फैसला मंजूर है। मुझे समर से शादी करनी है। और नताशा की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग नताशा की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन एना के चेहरे पर मायूसी आ गई। नताशा अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए एना की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी आंटी, पर अब मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। मुझे मालूम है कि आप लोग हमारी भलाई और खुशी चाहती हैं, और अब मुझे लगता है कि मेरी खुशी रॉकी के साथ नहीं है, क्योंकि जो इंसान मुझे नहीं समझता मैं उसके साथ नहीं रह सकती। रॉकी को मेरे साथ रहने के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसकी पसंद नहीं हूँ, बल्कि शायद एक समझौता हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं उससे प्यार किया था, पर अब मुझे एहसास है कि एक तरफा प्यार जिंदगी जीने के लिए काफी नहीं है। प्यार के साथ साथ लाइफ में अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए सपोर्ट होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, जो रॉकी मेरे लिए कभी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ रॉकी दिल का बहुत अच्छा है, पर दुख की बात यह है कि उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया है। रॉकी और मैं एक दूसरे से बहुत अलग है और शायद मैं उसकी लायक नहीं। मैं विश करूंगी कि आपको रॉकी के लिए मुझसे भी अच्छी लड़की मिले। कहते हुए नताशा के चेहरे पर मायूसी थी। अब नताशा समर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, समर एक ऐसा शख्स है जो मुझे समझता है, एक अच्छा इंसान है, और इसे मेरे भाई ने मेरे लिए पसंद किया है। मैं अपनी पसंद में ठग चुकी हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई की चॉइस मेरे लिए अच्छी होगी। अब नताशा चेहरे पर मायूसी लिए क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, क्रिश मैं अपने डॉक्यूमेंट लेकर आती हूँ। कहते
हुए नताशा अपनी आंखों में हल्की सी नमी लिए उसे छुपाने की कोशिश करते हुए उठकर वहां से चली गई और सब लोग नताशा को जाता हुआ देखते रह गए। एना की आंखों में आंसू आने लगे थे। एना रोते हुए अपने आप से बोली, यह सब क्या हो रहा है मेरे घर में, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक बार रॉकी ने गलती की, कहीं इस बार नताशा कोई गलती ना करे। यह मुझसे शादी ब्याह को खेल क्यों समझते हैं ये लोग, कब समझेंगे कि शादी और प्यार अपनी ईगो और जीत से ऊपर उठकर होता है। जो अपने ईगो को साइड नहीं कर सकता वह लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता। कहकर एना चुपचाप अपनी जगह से उठकर वहां से चली गई और राहुल एना को दुखी होकर जाता हुआ देखता रह गया। अब डाइनिंग टेबल पर बैठे लगभग सभी लोगों के चेहरे पर एक मायूसी थी। निक, गौरी, राका, समर और याना सब मायूसी से एना को जाता हुआ देख रहे थे। आशी मायूसी से क्रिश की तरफ देखने लगी, लेकिन क्रिश के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थे। तभी राहुल अपनी जगह से उठकर सभी की तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स, मैं उसे देखता हूँ। कहते हुए राहुल वहां से जाने लगा। तभी क्रिश ने राहुल को आवाज देते हुए कहा, डैड, ये हमारे घर की फर्स्ट वेडिंग है जिसमें पूरे घर के मेंबर्स इकट्ठे होंगे और जैसा कि फायरफ्लाई ने कहा उसे यह वेडिंग एंजॉय करनी है, तो मैंने फैसला लिया है कि यह शादी हमारे इसी फार्म हाउस पर होगी, वह भी इंडियन कल्चर के हिसाब से, क्योंकि नताशा की मॉम की भी यही डिमांड है और मुझे इंडियन वेडिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए लड़के वालों की तरफ से जो भी फॉर्मेलिटी होती है उसे आप और फायरफ्लाई मिलकर देख लेना। नताशा और समर की वेडिंग के लिए मैंने डिजाइनर से बात कर ली है, वह उनके सभी कॉस्ट्यूम को मैनेज कर लेंगे। समर की तरफ देखते हुए, समर, मैंने राका को समझा दिया है, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाद तुम लोग फैशन डिजाइनर के पास जाकर अपना मेजरमेंट दे देना ताकि वह तुम्हारे वेडिंग कॉस्ट्यूम रेडी कर सके। बाकी तुम लोगों की एंगेजमेंट ड्रेस रेडी हो चुके हैं, उसे जाकर ट्राई कर लेना। और बाकी घर में जितने भी मेंबर हैं आप लोग आज चलकर सगाई के लिए शॉपिंग कर सकते हो। इनफैक्ट हम लोग शॉपिंग के लिए 1 घंटे में निकलेंगे, गॉट इट। और क्रिश की बात सुनकर सभी लोगों ने हाँ में सर हिलाया। गुड, जाओ और जाकर सब रेडी हो जाओ, मैं मैक्स से कहता हूँ वह तैयारी कर लेगा। कहते हुए क्रिश अपनी जगह से उठकर वहां से चला गया और क्रिश के जाने के बाद सब लोग धीरे धीरे अपनी जगह से उठकर अपने अपने कमरे में जाने लगे। लेकिन रॉकी, जो कि इस वक्त कॉरिडोर में खड़े होकर क्रिश की बातों को सुन चुका था, वह गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी। वह दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, वेरी गुड क्रिश, पहली बार देखा है यह नजर मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही वाइफ की शादी की बात हो रही है। और लुक, ये कर भी कौन रहा है, मेरा अपना भाई। लेकिन तुम कुछ भी कर लो क्रिश, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। नताशा सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। कहते हुए रॉकी के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन थे, लेकिन होठों पर इविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने कमरे में अपने लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट निकलते हुए रो रही थी। उसे वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये दिल के जज्बात उसकी कंट्रोल में आ ही नहीं रहे थे। नताशा अपने डॉक्यूमेंट देखते हुए अपने आप से बोली, मुझे ये करना होगा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मैं रॉकी को बार बार अपने दिल से खेलने नहीं दूंगी। यह वक्त है ये साबित करने का कि जिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि औरत क्या चीज है, उन्हें ये समझना होगा कि औरत चीज नहीं है। मैं अगर उसे अपने दिल में जगह दे सकती हूँ तो उसे निकाल भी सकते हूँ। कुछ भूल गए हैं उन्हें, कुछ ख्यालों में है। मेरे हर दर्द का जवाब उसके सवालों में है। वह पूछता है बार बार क्या हुआ है, गिरा दिया है उसने एक झटके में, और अब खुद को संभालना कई सालों में है। कहते हुए नताशा अपनी आंखों से आंसू साफ करके अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए वह डॉक्यूमेंट लेकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। वह कमरे से बाहर निकालकर अभी जा ही रही थी, तभी अचानक ही वह किसी से टकराई। नताशा ने अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो रॉकी था, और रॉकी को देखकर नताशा की आंखों में गुस्सा उतर आया। नताशा बिना रॉकी से कुछ कहे चुपचाप साइड होकर जा रही थी, तभी अचानक ही रॉकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से अपने करीब खींचा। रॉकी, यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। कहते हुए नताशा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए रॉकी के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में रॉकी के लिए गुस्सा और आवाज में एक मजबूती थी, और नताशा की बात सुनकर रॉकी उसके हाथों पर अपनी पकड़ यूं ही मजबूत करते हुए अपने दूसरे हाथ से अचानक ही उसकी कमर थाम लेता है, और अब वह नताशा के हाथ को उसकी कमर से लगाते हुए उसे अपने सीने के और करीब करते
हुए अपनी कर्कश आवाज में अपनी नीली नजरों से नताशा को घूरते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब मैं कहीं भी आऊं, कहीं भी जाऊं, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? कहते हुए नताशा ने रॉकी की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दिया, लेकिन रॉकी उसकी बातों को सुनकर अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा? कौन होता हूँ मैं? इतनी जल्दी भूल गई वाइफी? क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी याददाश्त इतनी तो कमजोर नहीं। खैर, अगर याद नहीं तो याद दिला देता हूँ, पति हूँ तुम्हारा। मैं हक बनता है मुझे तुमसे ये पूछने का कि मेरी वाइफ कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि किसके साथ जा रही है। तो चलो अब बताओ मुझे, कहाँ जा रही हो तुम और किसके साथ जा रही हो? पति? कौन सा पति? किसका पति? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, इसीलिए बार बार अपने मुंह से यह पति पत्नी की रट लगाना बंद करो। ये शब्द बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे तुम्हारे मुंह से सुन लिया तुमने। अब छोड़ो मेरा हाथ और जाने दो। कहते हुए नताशा एक बार फिर रॉकी से अपनी पकड़ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रॉकी उसकी बातों को सुनकर गुस्से से उसके हाथों और कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे झटके से अपने करीब खींचता है और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर अपनी नीली आंखों से उसकी भूरी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा? इरिटेटिंग लगता है यह वर्ड तुम्हें? इरिटेटिंग लगता है ये तुम्हें? उसे वक्त तो इरिटेटिंग नहीं लगता था जब तुम खुद को मेरी वाइफ कहती थी, मुझसे प्यार की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आज तुम्हें ये शब्द इरिटेटिंग लग रहा है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने इस पुराने सो कोल्ड हस्बैंड से तुम्हारा दिल भर गया है और अब तुम्हारे इस दिल में तुम्हारे उस नए बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग आने लगी है, जिसे तुम्हारा वह सो कॉल्ड वेल विशर क्रिश डेविडसन तुम्हारा हस्बैंड बनाना चाहता है। कम ऑन नताशा, आई कांट बिलीव कि तुम भी उन्हीं चीप गर्ल्स में से एक हो जो एक के मिलते ही दूसरे को भूल जाती हो। डॉन टेल मी कि अब तुम्हारा दिल मुझसे हटकर उस पर आ गया है। कम ऑन नताशा, आखिर है क्या उसमें जो तुम उसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट हो रही हो? कहीं ये शादी मुझसे नफरत एक बहाना तो नहीं? सच तो ये है कि तुम और वह एक दूसरे के काफी क्लोज हो, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है और मैं फालतू में यहाँ तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर सच तो ये है कि तुम और वह इतने गिरे हुए हो कि मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। अब रॉकी नताशा के कानों के पास जाकर धीरे से उसके कानों में बोला, एक बात बताओ, क्या उसने मुझसे भी बेहतर तुम्हें सेटिस्फाई किया है? क्या मुझसे भी पहले वह तुम्हारे करीब आ चुका है? क्या उसकी बैड परफॉर्मेंस मुझे भी अच्छी है? कम ऑन बताओ नताशा, क्या उसकी मर्दानगी मुझसे भी? और इससे पहले कि रॉकी आगे कुछ का पाता, नताशा उसकी बातों को सुनकर हैरान थी। आखिर रॉकी उसके बारे में ऐसा कह भी कैसे सकता है? अब नताशा को रॉकी पर बहुत गुस्सा आया और अगले ही पल उसे पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और रॉकी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। रॉकी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि नताशा ऐसा भी कुछ करने वाली है, लेकिन नताशा के इस एक्शन से रॉकी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसका एक हाथ अपने आप उसके गालों पर चला गया और दूसरे हाथ की मुठ्ठियां कस गई। तभी नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए अपना दांत पीसते हुए अपनी एक उंगली रॉकी की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोली, खबरदार खबरदार रॉकी डेविडसन, जो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम होते कौन हो मुझ पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाने वाले? आज बोल दिया, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।